Hello everyone, I welcome you all to Divya Career. So students, today I will be starting with the AFM Module A Unit 7, which is Capital and Revenue Expenditure. So सेशन को स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस एंड टू गेट ऑल द JIB रिलेटेड अपडेट्स डू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन. तो देखिए, एक्सपेंडिचर किसी भी बिजनेस के जो होते हैं उनको हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वन इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड अदर इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब किस टाइप के एक्सपेंडिचर को कैपिटल के हेड में लाएंगे और किसको रेवेन्यू को, ओके, ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. सो हम लोग वो तीनों ही फैक्टर्स समझेंगे कि वो वेदर द एक्सपेंसेस वुड बी कैटेगराइज्ड अंडर कैपिटल हेड और अंडर द रेवेन्यू हेड. सो पहला होता है फैक्टर दैट इज द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर. तो अगर वो एक्सपेंडिचर हमारा रेकरिंग टाइप का है, जो बार बार हमें होगा बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए हम बार बार उस एक्सपेंडिचर को करने वाले हैं, देन इट वुड बी कैटेगराइज्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जाम्पल द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. अगर हम रॉ मटेरियल नहीं खरीदेंगे तो फिर हम फिनिश गुड्स में कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे या उसको कैसे सेल करेंगे, बिजनेस कैसे चलेगा. अगर हम सैलरी एम्प्लॉयज को पे नहीं करेंगे तो हम ऑपरेशंस कैसे चलेगा. हमारे गोडाउन है, हमारी जहाँ मशीन रखी है, जहाँ ऑफिस है, उसका रेंट पे नहीं करेंगे, टेलीफोन चार्जेस पे नहीं करेंगे, स्टेशनरी नहीं पे. ठीक है, तो ये सब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपके बिजनेस ऑपरेशंस को चलाए रखने के लिए आपको बार बार करते रहने की जरूरत होती है. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, जिसको कि आप बार बार नहीं करते हो. ओके, जैसे कि आप किसी बड़े एसेट को एक्वायर करना, जैसे कि आप बड़े से प्लांट मशीनरी को एक्वायर करना, उसको खरीदना, तो वो आप हर रोज नहीं एक्वायर करते हो, वो कभी कभी परचेज करते हो और उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में होता है. So non-recurring expenditure is always capital in nature unless a materiality concept emphasize the importance of recognizing it as a revenue expenditure. तो साथ में अनलेस करके आगे क्या लिखा है देखिए. वैसे तो जो भी एक्सपेंडिचर जो आपको बार बार करते रहने की जरूरत नहीं होती है, जो ये होता नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर जैसा है, जो हम लोग कभी कभी करते हैं, जैसे कि बड़ी मशीनरी को खरीदना, उसको इंस्टॉल करने पे जो कॉस्ट लगना, या फिर लैंड एक्वायर कर रहे हैं तो उससे लीगल चार्जेस वगैरह, वो सब कैपिटल एक्सपेंसेस में आता है. बट कुछ ऐसा एक्सपेंस जो हम लोग करते तो बार बार नहीं है, बट वो काफी इमटेरियल टाइप का होता है, जो बहुत ही ज्यादा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, PL अकाउंट या बैलेंस शीट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता, तो उसको भी हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंसेस की कैटेगरी में डाल देते हैं. जैसे कि बिजनेस के लिए वॉल क्लॉक खरीदना. अब रोज हम लोग कोई क्लॉक नहीं खरीदेंगे, एक बार खरीद के लगा दी, ठीक है, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है. दो इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, बट बिकॉज इट इज नॉन मटीरियल टू द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, तो बहुत ज्यादा वो कोई जरूरी है नहीं, लेकिन है नॉन रिकरिंग का, तो उसको हम लोग रेवेन्यू में डाल देते हैं. कैपिटल एक्सपेंसेस की कैटेगरी में क्या आ गया, लाइक परचेज ऑफ एनी फिक्स असेट लाइक अ मोटर कार, इट कुड बी, ओके, इट कुड बी द प्लांट एंड बिल्डिंग. सो दीज आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं. नेक्स्ट, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वेयर टू कैटेगराइज इट. इट डिपेंड्स अपॉन द रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी. तो जो एक्सपेंसेस हमने जिस साल किए हैं, अगर उससे हमें इनकम उस साल जनरेट हो रही है उसी साल, ओके, देन इट विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बट अगेन हमने एक्सपेंडिचर तो इस साल कर दिया, बड़ी सी मशीनरी ले आए 50 लाख की, तो 50 लाख का रेवेन्यू उस मशीनरी से खर्चा निकल नहीं आएगा, धीरे धीरे उससे हम लोग प्रोडक्शन करेंगे और ओवर द ईयर्स हमें उसका बेनिफिट मिलेगा. सो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. So expenses which have to generate the income or revenue in the current year are revenue in nature. ठीक है, आपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी, उसी साल उसने उतना काम करके दिया, तो वो रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी. उसी साल आप जितना खर्चा कर रहे हो उसी को यूज कर रहे हो टू जनरेट द रेवेन्यू इन दैट ईयर. सो दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंसेस. बट इफ द एक्सपेंडिचर हैव टू जनरेट द रेवेन्यू ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म नेचर के हैं, ओके, सो दैट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर. थर्ड फैक्टर क्या, अगेन द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर. अगेन जैसे कि बेनिफिट इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, इट इज कंसीडर्ड एज अ रेवेन्यू ड्यूरेशन और रेवेन्यू एक्सपेंसेस. और अगर लॉन्गर ड्यूरेशन क्या है, जिसका हमें बेनिफिट ओवर द ईयर्स मिलने वाला है, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ जाता है. Then Indian Accounting Standard 16 deals with the tangible fixed assets like PPE, and Indian Accounting Standard 38 deals with the intangible assets. So Indian Accounting Standard 16 से जो है वो आपको याद रखना, डील करता है विद
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसमें हमने पिछली क्लास में भी देखा था, जिसमें आपको दिखाना रहता है कि कैसे आप उसको शो कर रहे हो अपनी बुक में, कितना डेप्रिसिएशन रेट दिखा रहे हो, कितनी यूजफुल लाइफ दिखा रहे हो। सो IAS 16 डील्स विद द टेंजिबल फिक्स्ड एसेट और IAS 30 डील्स करता है इनटेंजिबल एसेट से, विच इज लाइक पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल। उसको आप कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपनी बुक्स में करोगे, दैट इज डेट अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38। नेक्स्ट है कॉस्ट विच आर क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कौन कौन से टाइप की कॉस्ट आपकी कैपिटल एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आती है? So it includes the initial cost, which are the purchase price, including duties and non-refundable taxes, costs which are directly attributable to bring the asset to the location and the condition necessary for it to be operational. तो आपने कोई मशीनरी खरीदी और उससे लगने वाली डायरेक्ट कॉस्ट जो आपकी एक बार वन टाइम लगनी है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, या उसको ऑपरेशन के लाने की कंडीशन में करने के लिए इंस्टॉलेशन वाला जो भी उस पे कॉस्ट वन टाइम लगने वाला, ओके, सो वो सब आपका कैपिटल एक्सपेंसेस में आएगा। बाद में जो सब्सिक्वेंट कॉस्ट जो उसमें लगती है, subsequent cost includes the cost of part of some of the item require the replacement at regular interval, which also include the cost of major inspection for the potential fault in asset. So अगर डेली का रिपेयर मेंटेनेंस वाला कॉस्ट अगर है तो वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, बट अगर आप कोई बड़े एसेट का जो मेजर पार्ट को रिप्लेस कर रहे हो तो वो कैपिटल एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आया, ठीक है, या फिर कोई मेजर फॉल्ट हुआ उसके लिए इंस्पेक्शन पे काफी बड़े खर्चे लग गए तो वो कैपिटल एक्सपेंसेस में आया। Some of the examples of the above costs are like cost of employee benefits arising from the construction or acquisition of asset, cost of preparing the site, initial delivery handling cost, installation cost, assembly cost, cost of testing the asset, professional fees, R&D expenses, all directly attributable costs necessary to create, produce and operate internally generated intangible asset या tangible asset. सो टेंजिबल एसेट को खरीदने की, इंटेंजिबल एसेट को एक्वायर करने की कॉस्ट तो कैपिटल एक्सपेंसेस में आती ही है, साथ में उसको ऐसी कॉस्ट जो बिल्कुल उससे डायरेक्टली रिलेटेड है कि उसको हम लोग यूज कर सके, इट कुड बी ब्रॉट इन द यूजेज कंडीशन, एंड द मेजर सब्सिक्वेंट कॉस्ट कम अंडर द कैपिटल एक्सपेंसेस कैटेगरी। नेक्स्ट, द कॉस्ट विच आर नॉट क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सी कॉस्ट नहीं आती है? डे टू डे सर्विसिंग की नहीं आती है। डे टू डे उसमें कुछ ना कुछ आप खर्चा कर रहे हो कि उसको अच्छे से ऑपरेट किया जा सके, तो वो नहीं आती है। कोई मेजर आप रिप्लेस कर रहे हो असेट का पार्ट या बड़ा इंस्पेक्शन कर रहे हो, कुछ बड़ा फॉल्ट हो गया तो वो आएगा, बट डे टू डे सर्विसिंग वाला खर्चा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। Then cost of opening a new facility or introducing the new product or conducting the business in a new location. तो ये देखिए आप यहाँ पर बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हो, नए लोकेशन में कुछ नया प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हो और उससे लगने वाले खर्चे की आप स्टाफ को उससे रिलेटेड ट्रेनिंग दे रहे हो, या मार्केट रिसर्च कॉस्ट हो गया, आपका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हो गया, या अदर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, क्योंकि ये डायरेक्टली आपका, आप कोई नया असेट एक्वायर नहीं कर रहे हो इन कॉस्ट से, ओके, आपके वो कॉस्ट लग रहे हैं टू रन दैट फैसिलिटी, या न्यू प्रोडक्ट को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उससे होने वाले आपके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, ये मार्केट रिसर्च करते हैं या स्टाफ को ट्रेनिंग के खर्चे, ओके, सो दैट आल्सो इज नॉट कम अंडर द, दैट आल्सो डू नॉट कम अंडर द कैपिटल एक्सपेंसेस कैटेगरी। अगेन द रेलोकेशन कॉस्ट, रीऑर्गेनाइजिंग द एंटिटीज ऑपरेशन, सो अगेन ये भी आपका इट इज लाइक अ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इसको ऐसे मान लेंगे, और वो भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंसेस की कैटेगरी में नहीं लेंगे। कॉस्ट ऑन इंटरनली जनरेटेड एसेट लाइक गुडविल, ब्रांड्स, पब्लिशिंग टाइटल, कॉस्ट, कस्टमर लिस्ट, इफ द कॉस्ट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू क्रिएट और ऑपरेट दिस, मतलब जैसे कॉस्ट विच आर इन द फॉर्म ऑफ सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जनरल ओवरहेड, एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग द स्टाफ टू ऑपरेट द एसेट, तो इनको खरीदने वाले, आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा तो उसको खरीदने का कॉस्ट तो कैपिटल एक्सपेंस हो गया, बट उससे उस पे और ज्यादा एक्सपेंसेस लगा, जैसे आपको और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा लगा या स्टाफ ट्रेनिंग की खर्चा लगा कि उस असेट को, सॉफ्टवेयर को यूज कर सके, तो वो कैपिटल एक्सपेंसेस की कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हाउ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आर डन इन रिलेशन टू कैपिटल एक्सपेंसेस एंड इन रिलेशन टू रेवेन्यू एक्सपेंसेस। सो देखिए, जब आप कोई भी कैपिटल एसेट खरीदते हो, जैसे आपने सॉफ्टवेयर खरीदा, इंटेंजिबल एसेट है, या प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, तो आप डेबिट क्या करते हो? यू डेबिट दैट एसेट अकाउंट,
एंड यू क्रेडिट द बैंक और कैश अकाउंट जिससे आप उसका परचेज कर रहे हो. सो डेबिट क्या करते हो आप, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, दोनों आपके रियल अकाउंट है. सो आप डेबिट इसमें असेट अकाउंट को करते हो और उस असेट से होने वाले खर्चे को, इंस्टॉलेशन कॉस्ट को, ओके वो सब आपके असेट कॉस्ट के अंदर में आ जाते हैं. ओके, सो डेबिट द असेट अकाउंट एंड क्रेडिट द बैंक अकाउंट. बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हो, जो आपका जैसे आपने स्टेशनरी परचेज करी, तो ये आपका चार्ज होता है पीएल अकाउंट में. रेवेन्यू एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके शो नहीं होते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ठीक है. सो जो स्टेशनरी जो खर्चे हुए विच आर लाइक एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो स्टेशनरी पे खर्चा हुआ या रेंट पे आप पेमेंट किया, सो उस अकाउंट को डेबिट करते हो जो एक्सपेंडिचर किया और क्रेडिट करते हो बैंक अकाउंट को. सो दिस इज शोन इन द पीएल अकाउंट, इट इज चार्ज टू पीएल अकाउंट. वाइल जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में शो होता है असेट, एज एन असेट. So the differences between the capital and revenue expenditure in under capital expenses amount spent जो होता है वो large होता है, revenue expenditure में खर्चे कम होते हैं. The main purpose of capital expenses is to improve or enhance the business or its productive or earning capacity. ठीक है, बिजनेस को किस तरीके से बड़े तरीके से इंप्रूव करना, उसके अर्निंग कैपेसिटी को इंप्रूव करना बाय इंस्टॉलिंग बिग मशीनरी. ओके, हियर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज टू मेंटेन द फिक्स्ड असेट इन वर्किंग कंडीशन. यहाँ पे डे टू डे सर्विसिंग के खर्चे. बेनिफिट हियर इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, यहाँ पे बेनिफिट शॉर्ट ड्यूरेशन. कैपिटल एक्सपेंसेस आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रिकरिंग इन नेचर है ये आपके बैलेंस शीट में शो होते हैं. जैसे दिखाया जो असेट होता है मशीनरी वगैरह वो बैलेंस शीट में एज अ फिक्स असेट, इंटेंजिबल असेट उसमें शो होता है. और इंटेंजिबल भी हो सकता है, पेटेंट सॉफ्टवेयर वगैरह खरीदा तो. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट इज लाइक एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सो दे आर शोन अंडर पीएल अकाउंट. अब हमने कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझा, अब हम समझेंगे कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट. सो कैपिटल रिसीट किस तरीके से आपकी आ सकती है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ इशुएंस ऑफ इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, और द सेल और डिस्पोजल ऑफ फिक्स असेट, और द ग्रांट रिसीट फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बिल्डिंग एनी कैपिटल असेट. सो कैपिटल रिसीट्स आपकी आ रही है, आपने लोन्स एडवांसेस ले लिए, या आपने शेयर्स है या डेट इंस्ट्रूमेंट्स है वो इशू कर दिए, वो इन्वेस्टर ने सब्सक्राइब किया आपको पैसा मिल गया, या फिर आपको गवर्नमेंट से ग्रांट मिल गई, सो वो कैपिटल रिसीट में आए. Capital receipts are not routed through the PL account. However, if there is any profit and loss arising from such a transaction, it is recorded in PL account. अब ये क्या कह रहा है, जो कैपिटल रिसीट जो हमें लोन्स एडवांस है, शेयर्स है, डेट्स हमने इशू करे, ये हम लोग क्या है बैलेंस शीट में, ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस शो नहीं करते. बट अगर उनको हमने बेचा, ठीक है, उससे होने वाला हमारा जो प्रॉफिट या लॉस हुआ वो हम लोग पीएल अकाउंट में शो करेंगे. फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे हमने मशीनरी खरीदी, बिजनेस ने एक मशीनरी खरीदी कितने रुपए की, 1 लाख की. अब 5 साल बाद हमने मान लिया वो डेप्रिशिएट हो गई और अब उसकी जो बुक वैल्यू रह गई, नेट बुक वैल्यू मशीनरी की आफ्टर डेप्रिसिएशन, दैट इज 60,000. तो 60,000 की ये मशीनरी जो उसकी वैल्यू रह गई है, इसको अगर फर्म ने सेल कर दिया ऑफ ₹70,000, तो अब ये जो भी इसने खरीदी 1 लाख की, ठीक है, ये परचेज कॉस्ट ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ना शो होकर बैलेंस शीट में शो होता है एज एन असेट साइड में 1 लाख. फिर इसमें आप डेप्रिसिएशन हर साल लगाते हो और लास्ट में हमने मान लिया 60,000 की वैल्यू रह गई. सो ये मशीनरी वगैरह का जो कॉस्ट है या पीएल स्टेटमेंट में नहीं शो करके बैलेंस शीट में शो कर रहे हो. बट जब आपने सेल कर दी 70,000 की, तो आपको इस पर प्रॉफिट हो गया 10,000 का, क्योंकि 60,000 की जो मशीनरी थी वो 70,000 में बिक गई आपकी. सो ये जो 10,000 का प्रॉफिट हुआ ये आप डेबिट करोगे कहाँ पे, पीएल अकाउंट में. सो जो सेल करने पे, ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा. बट जो आपका कैपिटल रिसीट हो रहा है फ्रॉम दैट परचेज ऑफ दैट असेट, या आपने शेयर्स इशू करे उससे जो पैसा उठाया, वो अगेन इक्विटी कैपिटल में शो होता है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड शो हो जाता है. ओके, बट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में शो नहीं होता है. तो वही चीज यहाँ पे लिखी है.
नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू रिसीट्स विच आर इन द नेचर ऑफ डे टू डे ऑपरेशंस फ्रॉम द कंपनी। आपने सेल कर दिया अपने फिनिश्ड गुड्स को, तो उससे होने वाला जो आपको रेवेन्यू रिसीट हुआ, सो वो आप पीएल अकाउंट पे शो करते हो सेल्स के अंदर में। ठीक है, आपको कुछ डिस्काउंट अर्न हुआ, आपको कुछ कमीशन मिला, ओके, वो रेवेन्यू रिसीट में आएगा विच इज इन द फॉर्म ऑफ डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी एंड देयर आर नो फर्दर ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। वहां पे क्या होता है, अब इक्विटी कैपिटल के फॉर्म में पैसा आया तो वो लाइबिलिटी है, अब वो रीपे भी करना है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड के फॉर्म में, कह लीजिए प्रॉफिट अर्न करके देना है। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है, फर्दर कोई एक्शंस नहीं लेने, एंड दे आर रूटेड थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा आज का चैप्टर यही ओवर होता है, जहां हमने बहुत अच्छे से कैटेगराइजेशन समझा रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जरूर से सेक्शन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस। साथ में टू गेट ऑल द JIB related updates, do join our Telegram group. I have shared the link in the description box. See you in the next session. Thank you.